नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा का शीतकालीन सत्र फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने अडानी मामले पर संसद परिसर में जम करके विरोध प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज जो है वो 6वां दिन है और संसद शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नजर आए। वहीं सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुए इस आंदोलन में। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान जो है वो काफी हंगामा भी देखने को मिला। वहीं संसद में अडानी संभल हिंसा पर विपक्ष का प्रदर्शन जोरदार था, जिसको लेकर के किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि देश के विकास के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए संसद का चलना बेहद ही जरूरी है। पार्लियामेंट चलेगी, आप लोग संभल का क्या मुद्दा उठाने वाले हैं और क्या स्टैंड? देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। इसीलिए मैंने कहा, जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे। और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। From today onwards, yes, it has been decided to run the house smoothly. And I hope the government will cooperate with the opposition and the issues which opposition has raised, they will definitely address to it, and there will be debate on constitution also, and I think it should run smoothly provided the government cooperate with the opposition. देखिए, जिस तरीके से बार बार पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा था सरकार की तरफ से, विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि संभल पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था अजमेर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि अडानी का जो इंडाइटमेंट है उस पर चर्चा हो। ये सब देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं। देश में उनकी भागीदारी है और देश के सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये। पर सत्ता पक्ष जो है उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहा था। लगातार हाउस को अडजर्न कर रहे थे। 15 मिनट पार्लियामेंट का शुरू नहीं हुआ कि आप अडजर्न शुरू कर देते हैं। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी देश के मुद्दों को रखने की जिम्मेदारी दी है, जो ब्लॉक किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू होगी। हम सब पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा हो, देश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो। पर जिस तरीके से स्थगित हो रहा था वो दर्दनाक था। अब ये एक स्पिरिट में, ये कोऑपरेशन की स्पिरिट में शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी अहम मुद्दे हैं और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की जो भी सवाल है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करें।
Today we decided to cooperate with the Parliament session. So first week all 4 days House was not functioned. Then yesterday also House was not functioned. Then Speaker initiated the discussion from government representatives and opposition party leaders. Then some conclusion arrived there. After that, we decided to cooperate with the functioning of Parliament. So at the same time, we are continuing our voice outside the Parliament, because main issue we raise is the Adani issue should be discussed in the House. But from government side, there's some objection, because this matter was on the international level. So the American court was given summons. So that's why there is a limitation in discussing the Parliament here. So that's why that stand government was taken. But at the same time, there are another important issues also before us, like Sambal issue and Bangladesh issue, and also Manipur issue. So we have to discuss that issues also in the House. So finally we decided to the Constitution 75th commemorative also discuss in the House. That's why India Alliance Partners decided to cooperate with the government for and participate in the debate and discussion, and also raise these other important issues like Sambal communal right and also Bangladesh issue. So at the same time, we are outside the Parliament, we are raising this Adani issue. Today we are having 10 o'clock meeting. After that, our entire opposition parties joint protest against the against Adani, because in the Magar Gate, all the 10:30, all the India bloc MPs assembled there, gathered there, and we protested against the Adani issues of the government stand. Sir, you brought about the Bangladesh issue, which is very important, and both opposition and government has shown concerns about it. ISKCON says that the defending advocate for the Hindu priest has also been attacked. How serious is the situation according to you? Yes, whatever going there in Bangladesh is very unfortunate. The minority protection is very, very important as far as Bangladesh is concerned. We already, the opposition parties, expressed our concern about the Bangladesh ISKCON priest. And today the House is functioning normally. Then this issue also raised during the same hour. Then these India Alliance parties gave a notice to raise this matter during the zero hour. The Supreme Court has told farmers who are protesting near the outskirts of Delhi, the Supreme Court said that they can engage in a peaceful protest, but do not cause the inconvenience to public. They have their own demands, and they have been putting up for a very long time. Your thoughts on this ongoing protest? We are welcoming Supreme Court verdict and also Supreme Court has given direction to the farmers' leaders to agitate peacefully and also without any problem for the common people. So this has to be ensured by the government and police, not the farmers, because farmers' agitation is genuine. Their demand also genuine. That's why they are agitating. Government of India is not taken care of farmers' issue. Government of India has given promise, but it was not fulfilled. That's why the farmers are compelled to agitate against the government stand. Well, so that's why it's their right to protest. But the public, the protest will not affect the public. That will be ensured by the central government, state government, and also police. I think as per Supreme Court direction, state government or central government and police department will be taken step to avoid the public inconvenience. दो बिलों पर आज चर्चा होगी, क्या करें? देखिए, पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है,
और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण अगर कोई बिल पारित करना है तो हम तो वैसे ही पारित कर देंगे। अगर अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो भी हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। तो जो मुद्दा उठाते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कोई विषय उठाया तो विषय उठाएगा तो स्पीकर या चेयरमैन उसको देखेंगे कि परमिशन देना है कि नहीं देना है। अगर कोई यूएस कोर्ट में, अमेरिका या ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, किसी कोर्ट में किसी भारतीय के खिलाफ कुछ भी जजमेंट देते हैं तो क्या संसद चर्चा करते रहेंगे क्या? दुनिया में लगभग 5 करोड़ भारतीय हैं, भारत के बाहर भी, तो हर एक भारतीय का कोई भी लीगल केस हमारे पार्लियामेंट में चर्चा करते रहेगा क्या? हमारा पार्लियामेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, एक सिस्टम होता है। साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी अब ये महसूस करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज का हित में भी नहीं है। हल्ला गुल्ला करने से तो वोट मिलेगा नहीं। एक नेता किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते हैं, उसका पर्सनल झगड़ा है, उसके वजह से बाकी मुद्दे जितने भी उसका चर्चा नहीं हो करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन आवर जैसे होते हैं, अब किसी एक आदमी का बारे में चर्चा करना चाहते हैं और क्वेश्चन आवर बंद कर सकते हैं, कैसे होगा ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है, वो एमपीस लोग पूछते हैं मंत्री से और मंत्री जवाब देना पड़ता है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हर एक मंत्री, सरकार जवाब देना चाहिए और जवाब देने का तरीका क्या है, पार्लियामेंट के माध्यम से ही जवाब देते हैं। हम लोग बाहर में तो बोलते ही हैं, मगर पार्लियामेंट में जवाब देना एक सिस्टम है, एक अनिवार्य है। अब पार्लियामेंट नहीं चलने से नुकसान किसका हुआ? जो जवाब मांग रहे हैं, जिसने सवाल पूछा है, एमपी का नुकसान हुआ ना। मंत्री का तो ठीक है, जवाब देने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान देश का हुआ और एमपी का हुआ। मुझे कई एमपीस ने बात किया है और बताया है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये ओपोजिशन एमपीस का बड़ा नुकसान हो रहा है और देश का तो नुकसान है ही। तो ये प्रेशर मेरा ख्याल से कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर में ये प्रेशर गया है कि पार्लियामेंट को इस तरीके से हंगामा करके रोकना ये देश भी नहीं चाहता है और लोग कांग्रेस के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। तो ये बात जो है कांग्रेस के नेतृत्व को शायद समझ में आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि बाकी नेताओं के साथ कल बात किया तो आज से हाउस चलाने का निर्णय किया। हम संविधान पे चर्चा करेंगे 13-14 को लोकसभा में और 16-17 को। तो संसद के शुरू होने से पहले जो है वो आंदोलन देखने को मिला। लगातार सदन के बाहर जो है वो इंडिया गठबंधन के नेता हंगामा करते रहे हैं। वहीं इसको लेकर के जब जेएमएम की सांसद महुआ माझी सहित अन्य सांसदों से भी बात की गई तो उन्होंने भी जो है वो इंडिया गठबंधन का बचाव किया और कहा कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, पार्लियामेंट पहले दिन से ही चलता अगर सरकार विपक्ष का सुझाव मानते। पहले दिन ही विपक्ष ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि 2 दिन का संसद में एक चर्चा हो हमारे संविधान पर, लेकिन किसी कारण से, किसी विशेष कारण से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और लगभग 5 दिन सदन के महत्वपूर्ण समय नष्ट हुए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप 2 दिन का एक चर्चा संविधान पर रखिए और विपक्ष सरकार के वे सारे कानून में एक सकारात्मक
सहयोग करेगा, चर्चा करेगी और सदन के कार्रवाई में सहयोग करेगी। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और अंत में उनको ही शायद स्पष्ट करना होगा क्यों उन्होंने पार्लियामेंट को इस तरह से गुमराह किया। देखिए, हम हमारे तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि हाउस चले, क्योंकि जो पब्लिक हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आके उनकी आवाज यहाँ बुलंद रखें। अब सरकार चलाना चाह रही है तो चलेगा, अगर वो नहीं चलाना चाह रहे तो सब समझते हैं षड्यंत्र क्या है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस चलाना, जो कुर्सी पे बैठे, पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लायक है चलाएंगे, नालायक है तो नहीं करेंगे। You see, there has to be an investigation. The allegations are made in another country, but the allegations pertain to acts which have happened here. So isn't it incumbent upon us to verify the veracity of those allegations? This has far-reaching consequences. It involves public undertakings. It involves state governments. It involves central government institutions. And it involves a large private player who is listed in the stock market here. Those allegations might be false, I don't know, but only an investigation can prove it one way or the other. So how can we say we will not even investigate it and this is happening this is something pertaining to a foreign country? This is pertaining to events which have happened here. So we need to have an investigation. That is our demand. संसद प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है, जबकि आज सहमति बन गई है कि सभी मिलकर हाउस चलाएंगे। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कल उन्होंने कहा है कि सहमति बन गई है, अब ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ये तो वही बताएंगे, आपसे उनसे पूछना चाहिए आपको। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है कि लोकतंत्र में सार्थक चर्चा के बीच प्रदर्शन? नहीं, मैंने तो कल भी कही थी ये बात, ये जो जितना भी ये सब कुछ बाहर कर लेना चाहिए पहले, जब संसद चल रहा है, संसद के टाइम जो है वो नहीं खराब होना चाहिए बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंस्ट्रक्टिव बिजनेस के लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए होता है संसद का टाइम, उसको इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। हाउस सामान्य रूप से चलेगा, तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने के लिए? देखिए, हमेशा से इंडिया गठबंधन चाहती रही है कि हाउस चले, और हम विशेष रूप से, जैसे हम क्षेत्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, जेएमएम से, तो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसे भी हम उठाना चाहते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा अड़ी रहती है किसी न किसी मुद्दे पर। इस बार अडानी मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे थे, इसके लिए नोटिस भी लगातार दिए गए, फिर भी उस पर सहमति नहीं हुई सत्ता पक्ष की तरफ से। इसके अलावा अभी मणिपुर मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अपने झारखंड का भी बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कोयले की रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, लगातार मांग करने पर भी 1,36,000 करोड़, जिससे हम झारखंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बताऊं कि जब मणिपुर वाला मुद्दा चल रहा था, हम लोग गए भी थे डेलीगेशन मणिपुर इंडिया गठबंधन की तरफ से। उन दिनों जब हाउस में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस मौके का फायदा उठाकर भाजपा ने ये जो वन अधिनियम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, उसको पारित करा दिया बिना किसी बहस के, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट एक बिल था। तो इस तरह से वो तो चाहती हैं वो लोग कि सदन में बहस ना हो, इंडिया गठबंधन या विपक्ष उस पर ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी बन गई है लगातार कि जब किसी कारण से किसी मुद्दे को लेकर सब लोग बाहर रहे, उस समय हाउस चलाकर महत्वपूर्ण बिल को पारित कर लें। 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो तैयारियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर के जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुंभ के लेकर पूरी तैयारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुंभ के उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हम सबको देंगे, और कुंभ का नजारा, महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। एक ये भी कहा जा रहा है सर, आप भी अभी कुछ जगहों पर निमंत्रण के लिए जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे। हम मुंबई और जयपुर जाएंगे, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय महामहिम राज्यपालगण और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको आमंत्रित करने के लिए, वहां के जनमानस को आमंत्रित करने के लिए हम जाने वाले हैं। अभी शीघ्र तिथि तय होगी तो आपको बताएंगे।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के देश भर में बीजेपी और साथ ही जो है वो शिवसेना को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना युबीटी नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे जो है दोबारा से दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दोबारा से जो है गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए हैं। दोनों पार्टीज ने अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जो कैसे डिसअपेयर? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपेयर या गायब हो सकता है? और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग अब तक। और राजभवन से अब तक सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिला है। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आजाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना आप, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं दिल्ली से लोग। बढ़ेंगे आगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तख्त की ओर से धार्मिक सजा दी गई है। इसी के बाद आज वो गले में पट्टिका लगाए व्हीलचेयर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इस सजा के तहत बादल को स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम करना होगा और दरवाजे पर ड्यूटी देनी होगी और लंगर की सेवा करनी होगी। अकाल तख्त ने 2007 से 2017 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और उसकी सरकार द्वारा की गई गलतियों का हवाला देते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है। सुखबीर सिंह बादल को पैर में चोट लगी है। चोट के चलते 3 दिसंबर से 2 दिन के लिए वो श्री दरबार साहिब के घंटा घर के बाहर वो ड्यूटी करेंगे। सुखबीर बादल के गले में जो इस समय तख्ती दिखाई दे रही है वो इस सजा के दौरान अकाल तख्त की ओर से पहनाई गई माफी की तख्ती है और साथ ही उनके हाथ में बर्छा दिखाई दे रहा है। उसकी यह सजा शुरू हो गई है और वो यह सजा निभा भी रहे हैं। अगले 2 दिनों तक वो यहाँ सजा भुगतेंगे। सुखदेव सिंह डिडसा भी सजा काटने के लिए पहुंचे। उनके भी गले में तख्ती और हाथ में बर्छा नजर आया। उन्होंने सजा काटने को लेकर कहा, जो सेवा के लिए हुक्म हुआ है वो तो मेरे लिए हुक्म है, परमात्मा का हुक्म है। और अपनी सजा की बात करते हुए उन्होंने कहा, हम पहले गेट पर रुकेंगे, उसके बाद लंगर की सेवा करेंगे। बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर जेएमएम नेता मनोज पांडे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यह समझ से परे है कि खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली पार्टी बीजेपी अपना नेता का चुनाव नहीं कर पा रही। महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता चुनेंगे। देखिए, समझ से परे है सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वाली, मिस कॉल वाली पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी एक नेता नहीं चुन पा रही। इतने दिन हो गए, एक नेता नहीं मिला। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये पता नहीं। ठीक है, जो भी जनादेश मिला। देखिए, इन लोगों की कमजोरी है, संगठनात्मक कमजोरी है। किसी राज्य में भी ये नेता को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और यही कारण है कि अभी तक नेता का डिसाइड नहीं है। और जो वहां वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आए दिन गायब हो जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी गांव में चले जाते हैं। अजीब खेल एक चूहे बिल्ली का वहां चल रहा है। इससे कमजोरी दिखती है। जनादेश भले कुछ सीट आपको आ गया हो, लेकिन आप कितने कमजोर हैं। आपका कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन है वहां आप। सिर्फ केंद्र में एक सरकार और उसके मुखिया मोदी जी, अब उसी का ढिंढोरा पिटना है। राज्यों में इनकी स्थिति खस्ता हाल है। आने वाले समय में तमाम राज्य इनके हाथ से चले जाएंगे, ये तय है।
अडानी मामले को लेकर के संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर के कांग्रेस के सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। Meeting, all party meeting going on, and then we have our CPP meeting also. Our demand for a JPC in the Adani Modi nexus and the scam that continues. We let us see what decision will be taken in the all party meeting that we have, opposition parties meeting. Sir, Bangladesh issue also, Mamata Banerjee. There are so many issues. We want discussions on many issues. One is this JPC in Adani issue and discussion on that thing. Then there is the Sambal issue, Ajmer issue, Bangladesh issue, Manipur issue. So many issues are there. But the government is not allowing us to discuss these issues. They are adjourning the moment we take Adani's name. So that shows how deep necked the government is in corruption and how they are in hand in glove with Adani. उत्तर प्रदेश के संभल के मामले को लेकर के आज लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल सांसद अखिलेश यादव ने उठाया और इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातों को रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेल पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है
ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया आपका। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।